सन 1742 की बात है। औरंगजेब की मौत हो चुकी थी और मराठा बड़ी ताकत बन गए थे। ऐसे में बालाजी बाजीराव का ध्यान बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर गया, जिसे औरंगजेब ने ढा दिया था। बालाजी ने मल्हार राव से कहा कि बनारस को अपने हाथ में लें और विश्वेश्वर का मंदिर दोबारा बनाएं। मल्हार राव ने मिर्जापुर के पास डेरा डाल दिया। काशी पर कब्जे की पूरी तैयारी हो गई। अवध के नवाब सफदरजंग को जब यह पता चला तो उन्होंने काशी के पंडितों को धमकाया कि मराठों के यहाँ पहुंचने से पहले ही मैं तुम सबको मार डालूंगा। पंडित डर गए और मराठा सरदार से निवेदन किया कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना ठीक नहीं। यह राजनीतिक घटना डॉक्टर मोती चंद्र ने अपने एक निबंध में लिखी है। इस संबंध में 27 जून 1742 का एक पत्र है, जिसका अनुवाद मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मल्हार राव का विचार ज्ञानव्यापी मस्जिद को गिराकर पुनः विश्वेश्वर मंदिर बनाने का हुआ, पर पंच द्रविड़ ब्राह्मण चिंता करने लगे। यह मस्जिद अगर बादशाह के हुक्म के बिना गिरा दी गई तो बादशाह क्रुद्ध होकर ब्राह्मणों को मार डालेगा। इस प्रांत में यवन प्रबल हैं। सबके चित्त में यह बात ठीक नहीं जचती। दूसरी जगह मंदिर बनाना अच्छा है। ब्राह्मण चिंता करते हैं, ब्राह्मणों की घोर दुर्दशा होगी। मना करने वाला कोई नहीं है, और मना करने से देव स्थापना न करने देने का दोष होगा। जो विश्वेश्वर भावेगा वही होगा। चिंता करने से क्या लाभ। अगर मस्जिद गिरने लगेगी तो सब ब्राह्मण मिलकर विनती पत्र भेजेंगे, ऐसा विचार है। मेरे हाथ में जो किताब है, इसका नाम है काशिस्थ। काशिस्थ मतलब काशी को गुनने और बुनने वाला, काशी में रमा हुआ। काशिस्थ में काशी के 13 दिग्गजों के निबंध हैं, जो उन्होंने काशी के बारे में लिखे हैं। इन निबंधों को सहेजने का, पुस्तक के रूप में लेकर आने का काम किया है एक और काशिस्थ, व्योमेश शुक्ल ने। पुस्तक पर बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर मोती चंद्र के निबंध की एक और बात बताता हूँ, जो औरंगजेब की दहशत को बयां करती है। काशी के कई सारे पंडित दारा शिकोह पर आश्रित थे। जब दारा की हत्या की गई तब कोई पंडित न रोया, न किसी ने विरोध किया, सिवाय एक सरयू पारी ब्राह्मण रामानंद के। वे अकेले थे जिन्होंने औरंगजेब कालीन बनारस में उसके अत्याचारों पर खुलकर लिखा। आज जब हमने बनारस को रील का विषय बना दिया है और बनारस के घाट सेल्फी के बैकड्रॉप बनकर रह गए हैं, उस समय यह किताब फिर से काशी की कालजयी सभ्यता को पहचानने का आग्रह करती है। काशी के बारे में खूब लिखा गया है। चीनी यात्री फाहियान से शुरू हुआ यह सफर आज भी बदस्तूर जारी है। काशिस्थ के निबंध काशी के स्वभाव से परिचित कराते हैं, जिसमें गहरा चिंतन भी है और व्यवहारिक उथलापन भी। यह काशी की अखंडता को भी दिखाता है और उसके भीरू हो जाने को भी। कुल मिलाकर यह किताब काशी की भव्यता को दिखाते हुए भी उसका महिमा मंडन नहीं करती। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें 13 दिग्गजों के निबंध हैं और कई निबंध तो संभवतः पहली बार छपकर सामने आए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काशी की शिक्षा व्यवस्था पर लिखा निबंध उनकी रचनावली का भी हिस्सा नहीं है। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज, डॉक्टर राजवली पांडे, पंडित विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर मोती चंद्र, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कवि तार्किक चक्रवर्ती महादेव शास्त्री पांडे, राय कृष्ण दास, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, पांडे बेचंद शर्मा उग्र। ये सूची पढ़ते हुए आपका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को गढ़ा है। काशिस्थ बताती है कि कैसे बनारस ने सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। डॉक्टर राजवली पांडे ने लिखा है कि काशी ने सबसे पहले ऋषियों को अपनी ओर खींचा। बालाकी और काशी नरेश अजात शत्रु का दार्शनिक संवाद है। भगवान बुद्ध गया से चलकर काशी आए। आदि शंकराचार्य केरल से चलकर काशी आए। मध्य युग की दार्शनिक क्रांति का नेतृत्व काशी ने किया। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म भी काशी में हुआ। अशोक ने जिन स्थानों को अपने धर्म प्रचार का केंद्र बनाया, उनमें काशी प्रमुख था। रामानंद, कबीर, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, कोई धर्म, पंथ या विचारधारा ऐसी नहीं जिसे काशी ने अपनी ओर ना खींचा हो। काशिस्थ को पढ़कर ही जाना कि काशी के जितने ब्राह्मणों ने नाम कमाया, उनमें ज्यादातर का संबंध दक्षिण से था।
एक लंबी सूची है उस समय लेखन पाठन का कार्य करने वाले पंडितों की। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पुस्तक में विस्तार से चर्चा है कि 10वीं-11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद उत्तर और पश्चिम भारत से बड़ी संख्या में विद्वान बनारस आकर बसे। कलचुरी कर्ण और गाहड़ वालों ने उन्हें बनारस में बसाने में मदद की। गाहड़ वालों को यदि आप हिंदू संस्कृति का प्रधान संरक्षक कह दें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। इस किताब में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के कई सारे अनछुए पहलुओं का जिक्र है। हंसी मजाक, दुख तकलीफ, सब कुछ इसमें शामिल है। राय कृष्ण दास ने अपने लेख में भारतेंदु के दौर को जीवंत कर दिया है। इसे पढ़कर ही महसूस करें तो अच्छा है। विश्वनाथ गलियारा को काशी की आत्मा पर हमला बताने वालों को पांडे बेचन शर्मा उग्र का निबंध जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कई साल पहले काशी की गलियों को हटाकर विश्वनाथ मंदिर को आजाद कराने का आग्रह किया था। उनका मानना था कि प्राचीन मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन्हें गलियों से ढक दिया गया था, ताकि मंदिरों तक कोई आसानी से पहुंच न सके। लेकिन क्या आज वास्तव में इसकी जरूरत है? उन्होंने लिखा है, इस बार काशी में मुझे राण, सांड, सीढ़ी और सन्यासी एक भी नजर नहीं आया। रांड सांड सन्यासी तो मिले ही नहीं, सीढ़ियां यूं न नजर आई कि अभी मैं गंगा नहाने जा ही नहीं पाया। रांडों की जगह जिन्होंने छीन ली, स्त्री जाति के प्रति सम्मान भावना मन में भरे होने के सबब उन कलेजनियों का नाम मैं लेना नहीं चाहता। सांडों की जगह कांग्रेस के पुराने मोटे दागी देशभक्त खड़े सींगे दिखा रहे हैं। सन्यासियों की जगह खोपड़ी मुड़ाए रिक्शे वाले तपते तपन में उधार खाए सबका चाल चलन सुधारने पे आमादा हैं। सो रांड सांड के दिन गए, अब तो प्राइवेट देवियों, देशभक्तों और रिक्शा वालों से बचे, सो सेवे काशी। मजाक नहीं, काशी मुझे भयंकर करूपा इस बार मालूम पड़ी। मकान पर मकान बन गए हैं पर कला विहीन, सब एक ही ढंग के, 1.5 ईंट और सीमेंट से कुसज्जित हाहाकारी दुकानदारी और किराएदारी के विचार से ज्यादा बने, परिवारियों के आराम के ख्याल से बिल्कुल नहीं। इन्होंने कमलापति जी के बारे में लिखा है। जो लोग कमलापति को नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि कमलापति लेखक, पत्रकार और राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे लिखते हैं कि पहले काशी में केवल बाबा विश्वनाथ का नाम सुनाई पड़ता था, अब विश्वनाथ के बाद कमलापति का नाम भी सुनाई पड़ता है। विश्वनाथ के 5 मुंह, कमलापति के 5 अखबार, उनके अनेक हाथ, इनके भी अनेक कार्यकर्ता। हैंड्स, एक महादेव दूसरे महिदेव। ये खूबसूरत लेख पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। एकमात्र कमी जो मुझे इस किताब में अखरी, वो थी इन दिग्गजों में किसी महिला का ना होना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका मल्लिका का जिक्र इस पुस्तक में खूब है, लेकिन आश्चर्य उनकी लेखनी की तरफ व्योमेश का ध्यान नहीं गया। इसी तरह श्रीमती एनी बिसेंट भी काशी में रहीं और लेखन चिंतन किया, और राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से लेखन कार्य करती थी। ये महिलाएं हदीस में होती तो ये किताब शायद अलग लेवल पर जाती। जैसा कि मैंने पहले कहा कि काशिस्त पर एकाग्र इस निबंध को एक और काशिस्त व्योमेश शुक्ल हमारे सामने लेकर आए हैं, तो जरूरी हो जाता है कि हम एक और एकाग्र पर दृष्टि डालें। इस एकाग्र का नाम है आग और पानी। जब इस एकाग्र को इस एकाग्र के साथ जोड़ लेंगे तो आपके पास 14 विद्वानों के लंबे निबंध होंगे जो आपको काशिस्त बना देंगे। किसी किताब की इतनी छोटी भूमिका हो सकती है, आपको आश्चर्य होगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यह किताब बनारस के आमंत्रण में डूबने और उससे बचकर निकल आने की गाथा है। जिंदा सभ्यता में योजना बनाकर दाखिल नहीं हुआ जाता। ठहरी हुई इमारतों के सामने से टहलते हुए गुजरा जा सकता है, लेकिन बनारस हाथ पकड़कर पास बिठा लेने वाली एक धड़कती हुई आदत है। जब आप उसे देखते हैं, वह भी अपनी 1000 आंखों से आपको देखता है। इस अनंतता को भेदने की कोई रणनीति मेरे पास नहीं है। यह मेरी हड्डियों में है और इस बात का उत्सव आजीवन चलता रहेगा। इस मेले में आपका स्वागत है। कुल जमा इतनी भूमिका है इस किताब की। यह मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है जिसे मैं तोहफे में देना पसंद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद, पंडित झुन्नूलाल मिश्र, पंडित लच्छू महाराज और पंडित कुमार बोस। इस किताब में इन दिग्गजों से बातचीत है, बेहद आत्मीयता से भरी हुई बातचीत। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कबीर चौरा जैसे छोटे से मोहल्ले में कितने विश्व प्रसिद्ध लोग हुए हैं। मुझे आग और पानी में जो गुदगुदाने वाली बात लगी, वह थी रामलीला वाले नेमी।
नेमी रामलीला के नियमित दर्शक होते हैं, जो रामलीला वाले महीने में कोई और काम नहीं करते, सिर्फ रामलीला देखते हैं। उनके लिए यह पर्व किसी यज्ञ या अनुष्ठान जैसा है, जिसकी बुनियाद में आस्था है। समय से कई घंटे पहले लीला क्षेत्र में पहुंच जाना, वहीं स्नान ध्यान, धोबी की धुली सफेद धोती गंजी पहनना, आंखों में काजल लगाना, समुचित मात्रा में भांग का सेवन, एक हाथ में ताड़ का पंखा और दूसरे हाथ में रामचरितमानस और बैठने के लिए लकड़ी का पीढ़ा। जितनी देर लीला होती है, सारे दर्शक मानस गायन के दरमियान उसे मूल पाठ से मिलाते रहते हैं। मूल पाठ पढ़कर नाटक देखने वाले हजारों दर्शक दुनिया के किसी कोने में नहीं हैं। मशहूर रंगविद रिचर्ड एफ शेखरन ने इसे थिएटर ऑफ इन्वायरमेंट कहा है। मणिकर्णिका घाट पर एक भवन है, काशी लाभ मुक्ति भवन। बोर्ड पर लिखा है, आप यहाँ सिर्फ 15 दिन रह सकते हैं। इसको कुछ ऐसे समझिए, वहाँ लिखा है कि यहाँ सिर्फ आप 15 दिन रह सकते हैं, यानी 15 दिन तक यदि आपको मुक्ति नहीं मिली, आप नहीं मरे, तो फिर आपको अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा। थोड़ी हंसी आती है, लेकिन ये व्यवस्था है। ये किताब मानो भीतर के दहकते प्रश्नों और बाहर की ठहरी हुई दुनिया के बीच एक पुल रचती है, जहाँ आग प्रतिरोध बनती है और पानी स्मृति। शब्द यहाँ केवल लिखे नहीं गए, वे तपे भी हैं और बहकर आए भी, जैसे समय ने खुद को कविता में ढाल लिया हो। ये छोटी सी दिखने वाली किताब अपने भीतर बनारस समेटे है। कभी इस किताब पर एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा, तब बात करूंगा। तब तक आप इसे पढ़ लें, ये ऑनलाइन उपलब्ध है। काशिस्थ को हिंदी साहित्य की प्राचीनतम संस्था नागरी प्रचारणी सभा ने छापा है। यह पुस्तक आप खरीदें, वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आपके द्रव्य सहयोग से ही संस्था चल पाएगी और हिंदी साहित्य की सेवा करती रहेगी। किताब और किनारा आपको कैसा लगता है बताइएगा, और यह भी कि आप किस किताब की समीक्षा चाहते हैं।